अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर महाविश खान और शो है आपका अपना आपका फेवरेट स्टार स्ट्रक। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं इनके लिए भी आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। हमारे सबके बहुत पसंदीदा शख्सियत हमारे साथ हैं उस्मान पीरजादा साहब, तो उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। Walaikum assalam and lots of salams to everybody whoever is watching this. सर थैंक्स अ लॉट, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया। आपके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारे सवालात भी मेरे पास आज आपके लिए मौजूद हैं। तो हम आगाज करते हैं। अच्छा, यूजुअली जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें वही रिवायती सा जो सवाल होता है, चूंकि मुझे आपके बारे में काफी कुछ पता है, मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान के अलावा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश सबसे है, और आपको पता है हमारे ड्रामा बहुत हिट है, तो आपको ड्रामे पे तो लोग जानते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो शायद इतना ज्यादा लोगों को ना पता हो जो दूसरी कंट्रीज से हैं। तो सर सबसे पहले वही सवाल कि कैसे शुरुआत हुई? अरे शुरुआत तो ये क्या कहेंगे कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस काम में। मेरे वालिद रफी पीर जो हैं वो मॉडर्न उर्दू ड्रामे के बानी हैं और पंजाबी ड्रामा उनके नाम से शुरू होता है। तो बचपन जो है वो सारा एक इस फिजा में गुजरा जहाँ पे आर्टिस्ट, एक्टर्स, रेडियो स्टेशन, यू नो, दैट्स वेयर माय फादर यूज्ड टू डू हिज ड्रामा। तो इस बचपन में जो एक्सपोजर मिला थिएटर का, बड़े भाई सलमान को देखा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टेज पे, और आर्ट्स काउंसिल लाहौर में एक बड़ी आज भी है, तो तब उसमें बहुत उम्दा खेल खेले जाते थे। तो बचपन हमने वो खेल देख के बड़े हुए, तो एक फैसिनेशन थी, एक था जहन में कि हाँ, क्योंकि मैं जब अपने बड़े भाई को देखता था स्टेज के ऊपर उन ब्यूटीफुल लाइट्स के अंदर खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स पहने हुए, तमाम वो खूबसूरत लोग जो स्टेज पे चमक रहे होते थे। सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई थिंक एज अ चाइल्ड। लेकिन फिर जब कॉलेज का दौर शुरू हुआ तो कॉलेज में क्योंकि रवायत थी बड़ी पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की थिएटर की, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे पाकिस्तान में कुछ दरसगाह नहीं थी जहाँ पे आपको एक्टिंग सिखाई जाती या ये सारे। तो कॉलेज ने बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ पे पुरानी थी ड्रामेटिक क्लब, जिसके ड्रामे देख देख के मैं बड़ा हुआ था, और मेरी सबसे बड़ी फैसिनेशन गवर्नमेंट कॉलेज जाने की भी यही थी कि वहाँ पे हम ड्रामा कर पाएंगे। तो खैर So it was फिर कॉलेज में बड़ा हमने इंटरेस्टिंग टाइम गुजारा, जिसमें बहुत सारा थिएटर किया, जिसमें कुछ मॉडर्न थिएटर जो जमाने का मैं समझता हूँ कंटेम्प्रेरी थिएटर था हमारी जिंदगी में। सरमद सबाई साहब आए और फिर उनके मेरी बहुत कम उम्र था, मैं 16-17 साल का हूँगा, लेकिन आई प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्क्स ऑफ अर्ली वर्क्स ऑफ सरमद सबाई as a production person, and बस उधर से आगे फिर जब हमने मास्टर्स कर लिया गवर्नमेंट कॉलेज से, अंग्रेजी लिटरेचर में हमने पढ़ाई की, तो हमें आगे क्या समझ में नहीं आई कि अब क्या करना है, क्योंकि एमए अंग्रेजी करने के बाद आपके पास 2-3 चीजें रह जाती हैं करने को। एक होती है कि आप या तो पढ़ाना शुरू कर दें अंग्रेजी अदब, या आप किसी अखबार में, किसी जरीदे में अंग्रेजी में चीजें लिखना शुरू कर दें, आर्टिकल्स, या आप ये CSS का इम्तिहान पास कर लें। CSS हम करना नहीं चाहते थे बिकॉज आई डिडंट वांट टू जॉइन दैट काइंड ऑफ एनीवे, सो पढ़ाना भी नहीं चाहते थे और किसी अखबार में लिखना भी नहीं चाहते। So we ended up with doing what I was doing actually, you know. So हमें पहली फिल्म मिली जावेद जब्बार साहब की उस दौर में, तो वो थी बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, जिसका उर्दू में नाम था मुसाफिर, और वो जरा मुख्तलिफ डगर की फिल्म थी। वो हमारे टिपिकल जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक स्टाइल है फिल्मिंग का एट दैट टाइम, फिल्म दिखाने का, जिसमें गाना बजाना और सारा वो नहीं था। इसमें गाने थे, 3 गाने थे बड़े उम्दा। उबैदुल्लाह अलीम साहब ने, one of the most beautiful poets, real good poet, had written those songs. अच्छा, ये जो मूवी आपने बताई बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन,
ये जी पाकिस्तान जी की पहली अंग्रेजी फिल्म थी। तो जी ये माशाल्लाह आपको क्रेडिट जाता है इस बात का। इस मूवी के अभी रिसेंटली कुछ क्लिप्स बहुत वायरल हुए जिसमें मैंने ये देखा, जो आप सॉन्ग की भी बात करें, वो एक मेहंदी का सीन है और उस पे कुछ खवातीन जी बैठ के ढोल बजा रही हैं। जी मतलब कि बहुत सिंपल, बहुत ही लोग जो बैठे हुए हैं बड़े सिंपल से हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक बड़ा मॉडर्न टच है, जो चीज आज मुझे लगता है कि अब मिसिंग है। वो सिंपल लोग नहीं थे जो आपने देखे, हम्म, वो एलीट ऑफ कराची elite थी। caste। बिकॉज जावेद जब्बार साहब के जो उनकी अपनी दोस्त थे लोग, उनके फैमिली जानने वाले, और उनमें से कोई भी जो था वो एक्स्ट्रा नहीं था, जिस तरह हम फिल्मों में एक्स्ट्रा लोगों को हायर करते हैं। ये सब रियल लोग थे, जेन्युइन लोग थे, रियल लोग थे, और बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप कुछ चेहरे पहचानना शुरू करेंगे, जो बच्चे हैं उसमें कई, नाजिया हसन, ये नाजिया हसन है, उसका भाई है, जावेद जब्बार साहब की बेटी हैं जो माशाल्लाह एक अच्छी उम्दा डायरेक्टर हैं। वो भी आपको बचपन उनका नजर आएगा हारमोनियम के बैठे हुए। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे जो इसमें थे। इट इज रिकॉर्डेड, आई थिंक वो सारे सेलुलाइड पे प्रिजर्व हो गए। तो 2 फिल्में बनी थी एक्चुअली। इसको हमने डब नहीं किया था। एक शॉट हम देते थे अंग्रेजी जुबान में, दूसरा शॉट हम देते थे उर्दू जुबान में। ये जरा मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आई वाज अ प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश थिएटर ऑल्सो, क्योंकि मैं अंग्रेजी में ड्रामा करता रहा था लाहौर कराची में, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं था डायलॉग बोलने में उसमें। लेकिन जब ट्रांजिशन होती थी, और कई दफा वो जो मीनिंग है उसका एहसास जो है, या उसको जो पिच देनी है, अंग्रेजी में और उर्दू में जो जुबान का फर्क आता है, वो जरा था मुश्किल। लेकिन जावेद जब्बार ने बड़ी मेहनत की हमारे साथ टू बी एबल टू डू ऑल दैट। यस, ग्रेट। अच्छा सर, जो मैंने सीन्स देखे तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई उससे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका आउटकम कैसा आया था, लोगों ने कैसे लिया था उसको, और फिर दोबारा इस तरह की काविशें क्यों नहीं की गई? देखिए, पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसका टोटल इम्पैक्ट, जिसको हम बॉक्स ऑफिस कहते हैं, तो बॉक्स ऑफिस अगर हम उसकी तरफ जाएं तो शायद वहां पे उसने वो वाले कारनामे नहीं अंजाम दिए जो कि एक सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस हिट का होता है। दरअसल जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अपनी जात का ताल्लुक है, मुसाफिर के बाद मैंने सेकंड फिल्म जो है वो की थी साजिश, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की को प्रोडक्शन थी। वो भी गो के एक अंग्रेजी नावल से माखूज थी। डेफने डू मॉगे का नावल था स्केपगोट, नो स्केपगोट नहीं, माय कजिन रेशेल से वो माखूज थी। और जब रिलीज का टाइम आया तो जावेद जब्बार साहब की पिक्चर डिले हो गई, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, और मेरी जो सेकंड फिल्म थी साजिश, वो रिलीज हो गई। तो जब साजिश रिलीज हुई तो साजिश वाज अ सुपर हिट फिल्म। उसके गाने वगैरह सब बड़े हिट थे, बहुत ही हिट पिक्चर गई। उसके फौरन बाद आई मुसाफिर। सो मुसाफिर को वो बॉक्स ऑफिस रेटिंग नहीं मिली जो साजिश को मिली। लेकिन इसका मकसद या इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर के अंदर कोई, वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सिनेमा था। उस टाइम पे इस किस्म का सिनेमा हमारे रीजन में नहीं था, हमें नहीं नजर आया उस टाइम पे। हिंदुस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें, या आप दूसरे 2-1 ममालिक जो हमारे इस सेटअप में है, तो ऐसा सिनेमा नहीं था। जी सही सर। तो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा कि इस तरह का और काम होना चाहिए था, मैं काफी उससे इंस्पायर हुई थी। अच्छा सर, फिर आपने जैसे बताया कि आपका थिएटर से आगाज है, फिर आपने टेलीविजन किया, और टेलीविजन में मेरी अम्मी मुझे बताया करती थी कि उस वक्त में 2 नाम बड़े फेमस थे, एक उस्मान पीरजादा और दूसरा राहत काजमी। तो माशाल्लाह उस वक्त जब आपने आगाज किया, और अभी आप बता रहे हैं कि अब अपनी याददाश्त भी लिख रहे हैं, तो आपको इस वक्त में भी काम कर रहे हैं, तो कितना फर्क महसूस होता है ये पूरा जो इंडस्ट्री के हिसाब से भी देखा जाए, और जैसे भी अपने मुल्क की भी बात की थी? अभी तो देखिए ना, पहले कुछ और था, उसमें रिहर्सल्स थी, उसमें हम लोग बड़े इमोशनल थे अपने इस काम के बारे में, और इतना कोई वसी काम नहीं था। टेलीविजन की एक ही स्क्रीन था, ये नहीं था कि आप बटन दबा दो चले जाए तो स्क्रीन पर दिखती चली जाए। और मैं फिल्मों में बाकायदगी से आ गया। साजिश के बाद जो हिट थी, बहुत सारी फिल्में मिली, और फिर मैं घबरा गया।
2 साल के बाद मैंने कहा नहीं यार, जिन चीजों पे हम हंसते थे खुद देखते थे फिल्म, तो वो अब हम खुद कर रहे हैं, तो ये क्या है। तो मेरी आखिरी फिल्म थी मिस हांगकांग, बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। तो बस उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री से खैराबाद कहा और मैं भाग गया, हो गया, चुप गया, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई यदि इसकी तो कर लो। उसके बाद मैं वापस आया अपने थिएटर दुनिया में, वापस मैं आया टेलीविजन पे। दैट्स व्हेन आई डिड तीसरा किनारा, जो राहत काज़मी ने लिखा था। मैंने और सायरा काज़मी did that together. So that was a very big change. It was based again on Ayn Rand's novel Fountainhead. Mahfouz Tawfi. Rahat had done a good job, and I still feel I'm so proud of that serial because that is some of the good work that I. अच्छा सर, थिएटर के हवाले से मैं जानना चाह रही थी, आप थिएटर के लिए, क्योंकि आपका मतलब आपके वालिद साहब ने भी बुनियाद डाली, आप इस वक्त रफ़ी जो कल्चरल सेंटर है वो भी आप सब लोग भाई देख रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो जब भी कभी मैंने कोई एक ऐसा आर्टिस्ट देखा जिसकी अदायगी में, जिसकी डायलॉग डिलीवरी में काफी मतलब ना एक बर्जस्तापन फील होता है, या फिर ठहराव और वो सारी चीजें, तो अंदाजा हो जाता है कि थिएटर का बंदा होगा, और फिर बाद में पता चलता है कि हाँ इसने थिएटर किया हुआ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमारे यहाँ जो अदाकार आ जाते हैं उनका थिएटर से वाबस्ता होना, या फिर अगर आप ये भी बात करें राइटर्स वगैरह का भी, तो क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिलके काम किया जाए बेहतरी के लिए? हाँ, मिलकर तो किया जा सकता है, लेकिन देखिए ये जो मीडियम है ना, जो थिएटर है, ये एक्टर का मीडियम है। एक्टर इज द सुपरस्टार ऑफ थिएटर। जहां पे हम फिल्म की बात करते हैं या टेलीविजन, जो कि इन दोनों मीडियम्स के दरमियान की चीज है, टेलीविजन और फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, वो टेक्नीशियन का मीडियम है। लेकिन थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम। कर्टन हटा वो है, और वो लोग हैं जो उसको देखने के लिए लाइव बैठ कर, उसने उनकी एनर्जी को रिसीव करना और फिर उस एनर्जी को वापस देना। He feels that he has the power to make them laugh, to make them cry, to make them feel things, because he has that power. That is the power of the theater actor. So ये जो है थिएटर, मैं समझता हूँ कि हर एक्टर के लिए एक ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। अब कई ऐसे अदाकार हैं जो बहुत उम्दा अदाकार हैं जिन्होंने थिएटर जिंदगी में किया और डरते हैं थिएटर करने से। चलो अरे यार भाई, आप इस तरह पूरा 3 घंटे का प्ले याद कर लीजिए। भाई ये तो एक सिस्टम है, यू हैव टू लव योर प्रोफेशन टू एक्सपीरियंस थिएट्रिकल एक्सप्रेशन। अब हमारे वालिद साहब जो हैं, हम तो इस डेफिनेशन को सुन के आगे बढ़े थे। उनकी डेफिनेशन जो ड्रामे की है रफी पीर की, हालांकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने आज तक, मैं कई दफा इसको कोट भी करता हूँ, मैंने किसी लिटरेचर में थिएटर की इतनी जामे, इतनी कंप्लीट जो है डेफिनेशन नहीं सुनी। वो कहते हैं रफी पीर साहब, ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज में नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैले रवां का नाम है, जिसके मुशाहिदे से वजदाने इंसानी में सरखुशी के अब्दी चिराग जलते। So theater needs to elate you, take you up, take you to another level. Cinema does the same, but theater is live. Cinema is, I don't know, how can I explain? Both the mediums have their own moments and their own expertise how to put it together to excite an audience, but theater is actors arena. राइट। बेसिकली किस्मत हमें, मतलब हमारे लिए सब कुछ डिसाइड किया हुआ होता है कि क्या कुछ हमारी जिंदगी में होना है, और डेफिनेटली पाकिस्तानी इंडस्ट्री को रफी पीर साहब का नाम मिलना था, उसके बाद फिर आप लोगों का शोबिस में आना, और माशाल्लाह से सब लोगों ने, आपके बड़े भाई ने जैसे आपने बताया थिएटर का बहुत काम किया है, आपके पूरे बहन भाई जो है वो शोबिस की फील्ड से किसी ना किसी तरह से वाबस्ता रहे। तो यकीनन मतलब ये वही था कि अगर वो वहां पे लॉ कर रहे होते और वो वहां ड्रामा ना पढ़ते, तो यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह
तरह से जैसे हमने बेहतरीन चीजें देखी हैं तो हमें देखने को ना मिलती। सर मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, आप जिसने कहा कि आप अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं तो वो हमें कब तक पढ़ने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से आपने वो पूरा किस्सा सुनाया तो उसको सुनते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा है कि वो सारी की सारी चीज जो वो है वो हम सब लोगों को पढ़ने को भी मिल सके जल्द से जल्द। तो अभी मैं लिख रहा हूँ और जो सजेशंस आ रही हैं कि उसको मैं खुद पढ़ के पॉडकास्ट के तरीके से ग्रेट विजुअली लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि Great. विच इज वेरी सैड कि हमारे यहाँ पर पढ़ने की जो आदत है वो खत्म हो गई है, लोग पढ़ते नहीं। हम जो भी हमें और आप बात कर रहे हैं ये वाले टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है तो लेकिन पढ़ना, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग visual arts become powerful or visual information becomes powerful, it will always be कि आप ये जो वो है बातचीत जो है वो उससे आप करते हैं। बिल्कुल। तो यानी आपका इरादा ये है कि आप इसको विजुअली लेकर आएंगे, जो आपकी किताब है उसको एपिसोड्स की सूरत में, और मैं इसको खुद बयान भी करूँगा, कुछ मैं इसमें विजुअल्स ऐड करूँगा, चीजें उस टाइम पीरियड की तस्वीरें, और फिर बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें हम बड़े हुए, हम जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं। मुझे अयूब खान का दौर बहुत अच्छी तरह याद है, मुझे सिकंदर मिर्जा तक याद है और बचपन में तस्वीरें देखी हैं। मुझे आगे या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनके ऊपर भी एक चैप्टर है, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मेरी 2 मुलाकातें, उस पर लिखा। और इसमें लोग हैं, एक मेरे बावर्ची हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे स्टोरी टेलिंग के वो उस्ताद हैं, क्योंकि मैं देखते थे बहुत ज्यादा वक्त, वो रात रोटी पकाते थे, मुझे भी कहानी सुनाते थे, गाना सुनाते थे, मुझे डायलॉग याद होते थे। फिर और बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं, बट all that I'm trying to tell is through people that I met or who affected my life. एक मेरी फुफो थी, वो बड़ी सूफी तबीयत थी, she never married, बहुत खूबसूरत थी, माँ के भी टैलेंटेड थी, उनके बारे में है। एक मेरी फुफो की बेटी है गुलाबा, she was loaded with life, एक उनके बारे में है। फिर मेरी अपनी जिंदगी, इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज का दौर, और फिर थिंग्स इस तरह हम थिएटर के अंदर से गुजरे, कौन कौन आया, किसने इंस्पायर किया, ये सब है उसमें। और इतना मवाद है कि मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने लिखना तो शुरू किया पिछले साल, और अभी तक बहुत सारी डायरियां भर गई हैं, बहुत सारे रजिस्टर फुल हो गए हैं, लिखता चला जा रहा हूँ जैसे मेरे ज़हन में आता है। I'm not trying to create some literary happening, you know. I'm trying to tell a story जिस तरीके से मुझे आता है स्टोरी बताना। क्योंकि तमाम दोस्त और फैमिली के लोग भी कहते थे कि आप इतनी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, तो आप अपनी बारे में लिखते हैं, इन मोमेंट्स के बारे में लिखते तो आपको लिखने की आदत। बिकॉज मोस्टली जो लोग मेरी जिंदगी में आए, उनमें से कई इम्पोर्टेंट लोग थे और कई बिल्कुल ही ऐसे लोग नहीं थे जिनको आप मुड़ के भी देखेंगे, लेकिन मैंने उनसे बहुत हासिल किया। तो सर मैं आपकी और समीना, वो तो सबको हमें पता है आपकी माशाल्लाह से कामयाब जिंदगी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंटरव्यूज का जो सिलसिला समीना ने शुरू किया था, इंशाल्लाह मैं उनका भी करने की पूरी कोशिश है मेरी। उसके बाद ही उनके इंटरव्यूज को देख के मेरा बड़ा दिल चाहा कि किसी हद तक मैं भी मतलब ना कुछ सवाल करूँ, कुछ लोगों को बिठा के उनसे पूछूं, तो वो बड़ी जबरदस्त चीज, लेकिन वो रुक क्यों गई? मैं आपका मतलब जवाब जानना चाह रही हूँ, फिर इंशाल्लाह उनसे जब बात होगी तो उनसे भी पूछेंगे। बीच में कोविड आ गया था, और कोविड के बाद हमारी जिंदगी में हमारा ग्रैंड चाइल्ड आया, तो समीना ने तो एक्टिंग भी 3-3.5 साल से कोई सीरियल, कोई ड्रामा कुछ नहीं किया। एक तो स्क्रिप्ट बहुत बुरे हैं, वो नहीं चाहते कि करें, लेकिन अब वो प्लान कर रहे हैं, she will be doing that program again।
ग्रेट, Yeah. ग्रेट, जबरदस्त, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जिस तरह वो तहम्मुल से बैठ के अगले की बात सुनती हैं, उस तरह से मैं भी थोड़ा सा अपने अंदर वो पेशेंस। बेस्ट बात ये थी इंटरव्यू में सबसे बेस्ट बात ये होती है कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेट हिम स्पीक, लेट हर स्पीक, एग्जैक्टली, एंड यू शुड ट्रिगर दोस मोमेंट्स इनटू दैट पर्सन कि वो अपनी बात अच्छे तरीके से, सहज तरीके से बोल सके। बहुत सारे हमारे इंटरव्यू अनफॉर्चुनेटली खुद ज्यादा बोलते हैं और जिसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसको कम बोल देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको गलत मूवमेंट पे, गलत जगह पे रोक देते हैं, सवाल फेंक देते हैं ताकि वो, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने उनसे बड़ा सीखा और कोशिश करती हूँ कि उनके इंटरव्यूज देख के थोड़ा बहुत उस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। सर, अभी आगे के और क्या प्लान्स हैं आपके, और आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान इज लोडेड विद ग्रेट टैलेंट। हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं। बिल्कुल। वो म्यूजिक है, वो राइटिंग है, वो एक्टिंग है। हमारे यंग बच्चे बड़े ही टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, कुछ शक्ल भी पे अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ ट्रेजेडी ये है कि मुल्की सतह पे कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटीज क्रिएट नहीं की गई इन बच्चों के लिए, आर्ट्स के लिए फ्लरिश करने की। हम एक, शायद आपको याद हो, हम एक फेस्टिवल करते थे पाकिस्तान में, जो मैंने 19 साल 20 साल वो फेस्टिवल किया, वो वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल कहलाता था। उसके 500-600 लोग आते थे पूरी दुनिया से। आप सोचिए, 500-600 लोग, 11 दिन का वो फेस्टिवल होता है। उसके अंदर थिएटर था, उसमें डांस था, उसमें म्यूजिक था, उसमें पपेट्री थी, ये तमाम फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स थी उसके अंदर। और ये एक विंडो ओपन करती थी यंग लोगों के लिए, देखकर ये देखना कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, ड्रामे कहाँ क्या है, पपेट्री क्या चीज हो चुकी है, मौसीकी में क्या 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 कुछ हो रहा है, और डांस क्या है, यू नो। ये सारी इसनाफ जो है उसमें 11 दिन में परफॉर्म किया। और बल्कि हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर था मेरा फेस्टिवल। लॉट ऑफ फ्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम इंडिया बहुत ज्यादा। आप सोचिए कि 200-250 लोग, कई दफा 150 लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते थे परफॉर्म करने के लिए 11 दिनों में। मैं समझता हूँ कि इतनी तादाद में कभी भी पाकिस्तानी आर्ट्स जो है या पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है हिंदुस्तान जाके उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इतनी तादाद। हमारे चंद आर्टिस्ट करते रहे हैं, जानते हैं कि आपका साहब एक दफा गए, इस तरह के लोग तो हैं, लेकिन जत्था पूरा कंटिजेंट, यानी कि आप सोचिए ना 1.5 20-25 इंडियन आर्टिस्ट कमिंग इनटू पाकिस्तान वाज अ वंडरफुल थिंग। बिकॉज़ फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल बनाता है पुल, ब्रिजेस बनाता है। वो फेस्टिवल जो है वो अपने इलाके में, पूरी दुनिया में पीस के लिए किया था, और उसी के अंदर धमाके करके उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि, क्योंकि मल्टा नेशनल जो हमें स्पॉन्सर करते थे, जब धमाका हुआ उसके अंदर 2008 में, तो वो दौड़ गए कि हमने उसके बाद बहुत ज्यादा हुकूमत से बातें की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब हमारे, मैं जानता हूँ उनको बहुत मदद से, उनसे भी जाके डिस्कशंस की कि देखिए इस फेस्टिवल को मरने न है, ये फेस्टिवल मेरा जाती इसमें कोई नहीं है, ये फेस्टिवल पाकिस्तान का फेस्टिवल। और पहली दफा तारीख है पाकिस्तान के अंदर बाहर के जरीदों में हम प्रिंट होना शुरू हो गए थे। जिस तरह होता ना कि आज इस साल कहाँ कहाँ पे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो वी वर प्रिंटेड इन दोज जर्नल्स एंड पेपर्स। So somehow the other it died. The festival died unfortunately. लेकिन we are trying to bring it back. We are working. लेकिन जब भी कोशिश शुरू करते हैं तो मुल्क के हालात तजर्बा हो चुके होते हैं। आजकल बहुत ही ज्यादा तजर्बा है। कभी IMF हमारी मदद को आएगा, कभी खाना हमारी मदद को आएगा। पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक अजीबोगरीब फिजा है। हर सोचने वाला शख्स पहले बैठ के सोचेगा कि मैं ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ मैं तो यही सोचता हूँ क्या हो रहा है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ,
लेकिन मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो जरूर हो सकती है ना। तो मैं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, ना कभी जिंदगी में रहा हूँ कभी किसी पार्टी के साथ मुंसलिक। मैं तमाम पार्टियों की इज्जत करता हूँ कि वो मेरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आई रिस्पेक्ट देम। जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री। आई रिस्पेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन एंड आई रिस्पेक्ट दैट जेंटलमैन। आजकल तो वैसे भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, चंद दिनों बाद शायद ना हो क्योंकि नई इलेक्शन आने के लिए। तो शहबाज साहब भी मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं, दोस्त हैं दौर के। लेकिन सम ऑफ द अदर मैं हुकूमत को ये नहीं पावर करवा सका कि इस फेस्टिवल को मरने ना दें। फंड दिस फेस्टिवल फॉर 2-3 years, ये वापस अपने डगर पे आ जाएगा और फिर आपसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने फेस्टिवल के लिए कभी भी हुकूमत से कभी वंस इन अ व्हाइल के मुशर्रफ साहब आ गए हमारे फेस्टिवल पर खुद इनवाइट हो गए, क्योंकि ये तो पब्लिक फेस्टिवल था, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। सिक्योरिटी जो प्रोसीजर सारे, क्योंकि मुशर्रफ साहब वाज अ हाईली गार्डेड prime minister or president rather. Yes. So anyways, कई दफा frustrations भी होती हैं कि यार इतना बड़ा contribution 19 साल हमने लगा दिए, you know। मेरी ऑर्गेनाइजेशन रवि पीर थिएटर वर्कशॉप अमृतसर में एक फेस्टिवल चलाती है। हमने 17 साल तो अमृतसर में फेस्टिवल चलाया सांझ के नाम से, अपने एक लाइक माइंडेड ग्रुप के साथ वहां। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि वो जुबान जो दोनों बॉर्डर अक्रॉस दोनों बॉर्डर्स पे बोली जाती है, वो फोकलोर जो हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। तो माशाल्लाह, मतलब आपने जितनी चीजें शेयर की उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि काम आपके काफी सारे चल रहे हैं, आपकी बायोग्राफी भी होने वाली है। और मैं चाहूंगी कि जैसे मैंने जो सुना था नामूज और अखियां का भी अभी आपने बताया, तो हमें आने वाले दिनों में वो चीज देखने को मिले, क्योंकि वो जो हमारा एक तरह का हेरिटेज है और जो आप लिगेसी को लेके चल रहे हैं। अभी आपने जब अपनी फादर की स्टोरी सुनाई तो मुझे सही मायनों में पता चला कि ये वर्ड लिगेसी जो है इसकी सही डेफिनेशन क्या होती है, कितना जबरदस्त उनका काम था। और डेफिनेटली मतलब वो इस जनरेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त के काम में जैसे मैंने कहा कि एक सिंप्लिसिटी भी हमें नजर आती है, लेकिन उसके साथ एक जो मॉडर्न टच है, जिस तरह से जो एक सोचने का अंदाज होता है आउट ऑफ द बॉक्स, वो चीज हमें उस वक्त में नजर आती थी, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिसिंग है। हाँ, वो है, मेरा ख्याल है। हाँ, शायद हम हार्टलेस हो चुके हैं, या शायद हम क्रिएटिविटी की एक और सूरत में डूब चुके हैं, व्हाटएवर, यू नो। बट आई पर्सनली फील कि हर दौर की अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं, और खास तौर पे लिटरेचर जो है दैट इज नॉट स्टैटिक। लिटरेचर इज एवर चेंजिंग, इट्स मूविंग, इट्स एंड क्रिएटिविटी जो है इंसान की, वो भी एक समंदर की तरह है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। जब तक बनी नौ इंसान इस दुनिया में रहेगा, उसकी क्रिएटिविटी उसके पास होगी, चाहे वो क्रिएटिविटी आर्ट्स में है, चाहे वो क्रिएटिविटी साइंस में है या टेक्नोलॉजी में है। तो ये तो इंसान की विरासत में उसको मिला है पैदा होते साथ। He has this ability to start moving his limbs and start using them and start understanding. तो ये रिमार्केबल जो चीज है अल्लाह ताला ने बख्शी है इंसान को, हर इंसान के पास मौजूद है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उसको फलाह के लिए कर रहे हैं या अपनी फलाह के लिए कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। खैर, अब आगे आइंदा मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस थिएटर की तरफ चला जाऊँ, वो करना है मैंने। एक हमारा बड़ा ही उम्दा थिएटर का ड्रामा है, मेरे छोटे भाई ने लिखा, उसका नाम है पाटे खान। अच्छा। ये इवॉल्व हुआ था जब हम पहला अपना पपेट फेस्टिवल कर रहे थे इंटरनेशनल। तो हम बचपन में जो बड़े हुए वो पाटे खान ड्रामा देख के। ड्रामा क्या था, वो कुछ भी नहीं था, एक कैरेक्टर था पाटे खान। पाटे खान कौन है? पाटे खान एस्टेब्लिशमेंट है, पाटे खान थानेदार है, पाटे खान डिप्टी कमिश्नर है, पाटे खान इज एस्टेब्लिशमेंट जो बादशाह का हुक्म जो है उसको चलाता है। और तो वो फेस्टिवल आ रहा था, हमारे पास ओपन एयर थिएटर था ह्यूज। तो मैं और इमरान बैठे थे, मैंने कहा यार इसके अंदर कुछ क्या किया जाए, इसमें तो पपेट गायब हो जाएगा। तो फिर हम इस ड्रामे हमने सोचना शुरू किया। तो इमरान ने कहा मैं एक नया ड्रामा म्यूजिकल लिखता हूँ। तो हमने चुप करके उस पर काम शुरू किया, इमरान ने लिखना शुरू किया, और एक हैरान कुन चीज पैदा हुई। ही क्रिएटेड
a piece of literature in Punjabi language. It was the first. I don't know whether it is the first or what. It was an opera that he wrote. Where actors are singing and there's live music happening. और उसके बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे. इट वाज अ स्टोरी ऑफ स्मॉल पीपल एंड इट वाज अ स्टोरी ऑफ बिग पीपल. उसमें बादशाह भी था, उसमें छोटा माली भी था, उसमें झाड़ू फेरने वाला, सफाई करने वाला भी था. तो छोटे लोगों के छोटे प्रॉब्लम्स थे, बड़े लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स थे, या हैप्पीनेस थी. उसमें एक माली था, उसका अपने प्रॉब्लम थे. उसके बाप ने, उसके मामे ने उसकी शादी गलत कर दी. He was in love with this, and he was loving that, he was in love with that. तो वो फूल शूल जिनको वो पानी देने आता है, उनमें वो अपनी ढूंढता है, फला ढूंढता है उनके अंदर. अच्छा. तो इसमें जिस तरह दो पॉलिटिशियंस आपस में पहले तो लड़ते हैं और एक दूसरे को डराते हैं कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा. बेसिकली इट वाज टू नवाब्स, फ्यूडल्स, तो जो है आपस में लड़ते हैं. तो फिर जो एक है वो डर जाता है, तो वो दूसरे को कहता है कि वो कहता है एक लाल हनेरी आएगी जेड़ी दो के सब हो जाएगी, विच हाथी भी जा डुबनगे, विच खोते भी घोड़े भी गोते खावनगे. ये जमाना था मुगलों का दौर, नवाब शराब ये. तो इसीलिए घोड़े भी आएंगे और हाथी भी. तो वो डर जाता है. दूसरा वो कहता है 10 मैंने 10 मैं की करा. तो कहता है अद्दो अद्दी कर लईए, अद्दो अद्दी कर लईए, कुछ तू ले ले कुछ मैनू दे. ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਿੱਤਰ खूब लड़ावांगे. तो पीछे वो पाटे खान खड़ा हो, अपना डंडा हिलाता है पीछे से. वो कहता है पंबल पूसा प्यार रवे मेरी पाटे खानी कैम रवे. तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ वर्क. It had its own political overtures, but it was more about people. It was more about relationships. It was more about our language, Punjabi. And like for instance, the word called Pambal Pusa is a word which means confusion. Pambal Pusa प्यार रवे मेरी पाटे खानी कैम रवे, कि ये confusion जारी रहेगा तो मेरी पाटे खानी रहेगी. So I want to redo this, not redo, to produce again this play, because we are living in such times when people will relate to this play very closely. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, आपको सुन के इतना मजा आ रहा है कि दिल चाह रहा है मैं आपकी बात सुनती चली जाऊं. हमारे प्रोग्राम का बस वक्त थोड़ा सा कम है सर. मैं चाहूंगी कि जाते जाते यहाँ पे जितने आपके फैंस मौजूद हैं, आपके फैंस यहाँ पे इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, नेपाल से भी हैं, श्रीलंका से भी हैं, सबके लिए एक अच्छा सा पैगाम. मैंने इन तमाम ममालिक में काम भी किया है. आई हैव डन 2 films in श्रीलंका also. हिंदुस्तान में हमने, जिस तरह मैंने आपसे बताया, फेस्टिवल भी चलाते रहे. हमारे बड़े दोस्त हैं हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बहुत दोस्त हैं. चंडीगढ़ में, अमृतसर में बहुत दोस्त हैं. अमृतसर तो हमारा, आप समझ लीजिए कि जब मैं पहली दफा गया था तो मुझे महसूस हुआ कि भाई मैं बाजार गलती से चला गया दूसरे दिन, तो मेरा तो घिराव हो गया. मतलब लोग वहाँ पे बेचारे बड़े जफ्फियां डाल रहे थे, हाथ में ला रहे थे. फिर एक दिन मैंने घबरा गया. मैंने कहा यार इतना. उन्होंने कहा जी आपको देख देख के तो हम जवान हुए. तो बीजेपी का डायरेक्ट वहाँ पे एंटेना लगाते थे तो ड्रामा डायरेक्ट उनको मिलता था. उस जमाने में केबल्स वगैरह तो थी नहीं. तो एक जनरेशन है पूरी जिन्होंने हमें देखा. आई एम ग्रेटफुल कि वो इस प्रोग्राम को आपके थ्रू देख रहे हैं. अगर देख रहे हैं तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम. आप सबको वेरी काइंड थैंक यू कि आप मेरा काम एंजॉय करते हैं. इंशाल्लाह हम अच्छी अच्छी चीजें करते रहेंगे और आप इंशाल्लाह एंजॉय करते रहेंगे. इंशाल्लाह सर. बहुत सारी मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं. अल्लाह ताला जितने काम आपने बताए हैं सभी बड़े मजेदार हैं, सभी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से हो. आपकी सेहत के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सब चीजों के लिए बहुत सारी दुआएं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सर. और इंशाल्लाह ताला फिर आपका कोई प्रोजेक्ट आता है इंशाल्लाह तो आप हमें जरूर टाइम दीजिएगा. जब आपकी फिल्म आप करेंगे तो मैं आपसे जरूर टाइम लूंगी. इंशाल्लाह. थैंक यू. ख्याल रखिएगा सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.